है दैट इज क्लोज टू स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर दैट इज अवे फ्रॉम द स्मॉल, ठीक समझे? ये देखें, नहीं गैंग्लियन जहाँ बेटा, गैंग्लियन पीछे। अच्छा जी जी, तो ये पोर्शन अब इस यहाँ पे जो बैंड नज़र आ रहा है, इसका कनेक्शन सेल बॉडी से या पुराने उस फाइबर से टूट चुका है। ये इंक या नर्व फाइबर का या एक्सॉन का हिस्सा, इसने टूटना ही टूटना, इसने मरना ही मरना, इसने डैमेज होना ही होना, ये दोबारा से ठीक नहीं होगा। That's important now. That's important. It will never resume its activity. मैं इंक की बात कर रहा हूँ। इंक ड्राई होगी, इंक क्या होगा? ये ड्राई होगी, छोटे छोटे ड्रॉप बनेंगे, ये ड्रॉप जिसको आप लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं, ग्लायल सेल्स कहते हैं, अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल बात, वो इन जो ड्रॉपलेट्स हैं ना, इनको खा जाएंगे, ख़त्म करेंगे, इनगल्फ करेंगे। अब यहाँ पर जो इंक थी वो ड्राई हुई, ड्राई होने के बाद वो क्या हुई? वो इनगल्फ हो गई, वो क्लियर होगी। अच्छा, यहाँ से मैं अगर इंक निकाल दूँ तो इसका कलर कैसा होगा? वाइट। और मालिन शीट भी तो वाइट ही होती है, और कनेक्टिव टिश्यू भी तो वाइट है। देखें जी, यहाँ से सारी जो इंक थी वो ड्राई हो गई, ख़त्म हो गई, ये बिल्कुल वाइट ट्यूब तो बच गई ना, ट्यूब तो बच गई। ये फाइबर का जो हिस्सा था, यहाँ से जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा, आप लोग जिस तरह टहनी नहीं काटते किसी चीज़ की, टहनी थोड़ी सी ऊपर से काट दें तो उसके साइड से ब्रांचें निकलना शुरू हो जाती हैं, 2 3 आप काटते एक हैं और निकलती 2 4 5 हैं, ऐसी 2 4 5 स्प्राउटिंग जिसे आप लोग कहते हैं वो होती। अच्छा, अब कभी आप देखें वो 4 5 जो स्प्राउटिंग वहाँ से होती है, उनमें से कोई एक ऐसी जिसको मौका मिल जाए वो फिर से बड़ा तनावर दरख्त बनती है। बाकी छोटे छोटे क्या है, या तो वो हम काट देते या वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते। अगर हम चाहते हैं कि एक शाख जल्दी ग्रो करे और एग्जैक्ट दरख्त बने, फिर क्या होगा उसका? हम बाकी खुद ब खुद काट देंगे। 4 5 वहाँ से ब्रांचेस निकली थी, हमने 5 4 को काट दिया और एक हमने रहने, एक जल्दी ग्रो करके टारगेट तक पहुँचती है। सेम हैपन्स टू दिस वन। यहाँ इस शाख पे बहुत सारी ब्रांचें निकलती हैं, लेकिन वो शाखें इस ट्यूब से बाहर नहीं निकल सकती। ये ट्यूब नज़र आ रही है ना, ब्रांच अंदर इंक है ना, इंक की बात कर रहा हूँ। इंक से ब्रांचेस निकल सकती हैं, लेकिन वो इस ट्यूब से बाहर नहीं आ। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर वो ब्रांचेस यहाँ से निकलें, ट्यूब के अंदर हैं, ट्यूब की कैपेसिटी यहाँ तक, लेकिन अंदर स्याही ना ज़्यादा फैलना शुरू होगी, बढ़िया, क्या होगा? क्या होगा? हैं? इरप्शन होगी तब जब इसकी इलास्टिसिटी ख़त्म होगी। अगर इससे पहले यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाती, जी बोले, तो बोल रहे थे हैं, नोड्स भी बनेंगे, लेकिन इससे पहले ग्रोथ बढ़ेगी, इधर से भी इधर से भी स्वेलिंग, वो नोड्स बनना शुरू होगी। ये बेसिकली नर्वस सिस्टम का कैंसर बन जाता है, ट्यूमर बन, इधर से भी नोड्स बनना शुरू। जब वो नोड्स बनेंगे तो नोड्स के लिए जगह थोड़ी है, सेल ग्रो कर रहे हैं, उन पर प्रेशर आएगा। जब प्रेशर आएगा तो प्रेशर को न्यूरॉन या एक्सॉन एज अ पेन लेते हैं, तो वो कॉन्टीन्यूस पेन होगा। वो क्या होगा? कॉन्टीन्यूस पेन होगा कि यार ये क्या, और उसका छुटकारा भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो तो न्यूरॉन खुद ग्रो कर रहे और ट्यूब के अंदर ग्रो कर रहे, और वो जो कनेक्टिव टिश्यू की शीट थी उनके अंदर, जिसको आप लोग कहते हैं एपिन्यूरियम, एंडोनियम, पेरिनियम, उनके अंदर वो सारी ग्रो करे, तो वो पेन। हम इसी से बचने के लिए क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि स्प्राउटिंग हो, हम चाहते हैं स्प्राउटिंग हो, लेकिन स्प्राउटिंग वन स्प्राउट हो, भाई ज़्यादा तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक फाइबर से क्या हो, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एक और हर्डल क्रिएट करता है आपके रीजनरेशन में, कि इंजरी तो हो गई, इंजरी के बाद इसे रिकवर भी होना है, हो भी जाएगा, लेकिन भाई एक ही बजाय 4 निकलें तो हम रुकेंगे कैसे? और अगर जहाँ पहले एक था वहाँ पे चलें, फ़र्ज कर लिए नोड नहीं बनता, चारों के चारों इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो स्पेस तो वही है ना, जहाँ पे एक फाइबर था वहाँ पे 4 फाइबर। अब 4 फाइबर आइडेंटिकल है भाई, पीछे शाख एक थी ना, जहाँ पे एक था वहाँ पे 4 चल रहे। जब 4 एक चल रहे तो वो आगे मसल क्या है? एक आगे मसल, वो 4 जाकर जुड़ेंगे किससे? एक ही मसल से कैसे जुड़ेंगे? बात समझें। आगे भी तो मशीनरी है ना, बायोलॉजिकल मशीनरी, जो कि फिक्स है, रिसेप्टर, स्टाइल कॉलिंग रिसेप्टर हो, जो मर्जी हो, वो आगे फिक्स है। इसलिए हमें एक चाहिए था, बन गए 4, वो भी हमारे लिए अनवांटेड है। तो हमने क्या करना, ये सारी चीज़ें हमने माइंड में रखनी। हम अकेली इसकी स्प्राउटिंग या ग्रोथ को प्रमोट भी नहीं कर सकते अकेले, क्योंकि वो
अनकंट्रोल्ड अगर प्रोलिफरेशन या एक्सटेंशन होगी तो वो फिर कैंसर बनेगी। अगर कैंसर ना बने तो वो अनवांटेड फाइबर्स होंगे जो कि फिर फंक्शनल के लिए कंपैरिजन वो या परफेक्ट फंक्शनिंग नहीं होगी। तो फॉर दिस रीज़न बहुत सारे फैक्टर एट अ टाइम हमें कंट्रोल करने के, स्प्राउटिंग हो, ज़्यादा हो, तेज़ हो, लेकिन एक हो। हमने पराठे भी खाने लेकिन नहीं हो वो चौपड़े हुए, और दो, और फिर मोटा भी नहीं हो। हमारी मर्जी है ना, मौज हम करना चाह रहे हैं। तो फॉर दिस रीज़न बहुत सारे फैक्टर हैं, इसलिए वजह से नर्वस सिस्टम के जो ट्रीटमेंट है वो फाइंड ही नहीं हो पा रहे अभी तक, अभी प्रॉब्लम। तो हम क्या चाहते हैं, हम अभी कहते हैं बाकी बातें छोड़ो, बाकी बातें भाई छोड़ दो, सिर्फ ये करो स्प्राउटिंग को इंक्रीज तो कर लो। उनमें से कांच हम बाद में कर लेंगे, पहले स्प्राउटिंग हो तो सही। जो कि स्लो है, जो नहीं हो रही, हम उसको तो बढ़ा लें। तो पहला काम, हमारा काम सिर्फ ये, हम क्या करते हैं, हम इसको इंजरी करते हैं। इंजरी होने के बाद ये मसल्स काम करना छोड़ देते हैं, फंक्शन लॉस हो गया, हम उस फंक्शन रिकवरी करना चाहते हैं। हम देखते हैं, देखें जी टाइम क्या हो रहा है, टाइम है हमारे पास ना, थक गए, थक गए। प्रोफेसर्स को भी बाज़ दफ़ा ना नशा होते बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, मुझे एक और मसला है, मैं जो जिस वजह से मैं बोल रहा हूँ, आप पूछेंगे नहीं क्या है वो, हैं? वो कहते हैं जुम्मा पढ़ना है, इस वजह से आप जल्दी जल्दी उस वजह से मैं बोल रहा हूँ, वो अल्लाह ले जाए आपको हज पे। खुतबा सुनाना होता है अगर बोलते तो। क्यों रहा हूँ पता है आप, कुछ उसकी एक रीज़न है। सर हम जितना मैं बोलूँगा ना, जितना आप लोग मेरी बात सुनेंगे, आप मेरे और चल चुप कर तो जितना चुप। अच्छा, मैं चाहता हूँ मेरा पैगाम जिस जिस बंदे तक मौजूद होगा वो तो मुझे जानेगा। न्यूरो साइंस पे यहाँ पे काम करने वाले हैं ही नहीं। मैं जितने अपने हम नवा अपने बना सकूँगा उतना मुझे फ़ायदा है, उतना मेरे लोग बढ़ेंगे ना भाई। अदरवाइज तो मैं खाली कमरे में बोलता रहूँ, मेरी बात को सुनेगा, कुछ समझेगा, कुछ जवाब देगा? तो खाली रूम में टीचर कहाँ से आए, खाली स्टेज। मैं ये चाहता हूँ कुछ लोग तो एटलीस्ट इस बात को समझें, जो पढ़ाते भी नहीं लोग, जो समझाते भी नहीं। मेरी एफर्ट से अगर चंद लोग मेरे जैसे बन जाएं तो मेरी टीम का हिस्सा तो है ना, मेरी बात समझने वाले तो है ना, कोई तो मेरी बात समझेगा, तो ये बड़ी बात है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ ऐसे लोग हों। पाकिस्तान से न्यूरो साइंस पे काम करने वाले ना होने के बराबर, और अक्सर आपने देखा होगा FSC में भी बाकी जो इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक को और इस चैप्टर को वैसे कहते हैं बस ठीक है पढ़ के रख। ऐसा है या नहीं है? क्योंकि मुश्किल है, मुश्किल है, इसलिए लोग इसको प्रेफर या इसको पढ़ाते नहीं है, समझना भी मुश्किल है। फॉर दिस रीज़न ये टेंशन मांगते हैं। अच्छा जी, बस ठीक है, अब लंबी चौड़ी बात नहीं, मैं इसको आपको एनेस्थीसिया दे दिया, देना है और मैंने नहीं उन्होंने देना, मैं यार तो मैं यार बड़ी देर के साहब से कहा डॉक्टर साहब जल्दी करो, ले जाओ एक को यार, उधर ले जाओ, उठा के ले जाओ, मैं इनको समझाते सकूँ जी। शाबाश। अच्छा जी, तो हम क्या चाहते हैं, ये स्प्राउटिंग हो, जल्दी हो, और ये मसल तक पहुँचे और काम करे। एक मिनट, गौर कीजिए इस बात की। स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, और ये मसल्स, और ये क्या है, मसल्स। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, राइट। अच्छा जी, यहाँ से मैसेज आता है कि कोई चीज़ उठा लो, कोई चीज़, ये फाइबर कहते हैं हम तक तो मैसेज पहुँचा ही नहीं। दो फाइबर कहते हैं हम तक मैसेज, एक सीज़र है जो कहती है मुझ तक मैसेज पहुँचा। देखिएगा जी, एक सीज़र, एक फाइबर है, क्या है, एक फाइबर, और एक इधर से आने वाली वायर जो यहाँ तक आ रही, इन सब को हम एक मोटर यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, एक मोटर यूनिट कहते हैं। अगर इस वक्त देखें, और कीजिएगा यार ना, मुझे एक, मैं समझा कैसे पाऊँ आपको, एक मिनट ठहरे, चलें जी, ये बाल पर मुझे दे सकते हैं, एक और बॉल पेन भी चाहिए मुझे, उसके ये निकाल दे मुझे, मैं तोड़ूंगा नहीं, कसम ले लो, सही वापस कर दो। एक और फाइबर, मेरे किट लाला जी बड़े बना खोल, आपसे तो छोटे ही हैं। मुझे तो डॉक्टर साहब भी इल्ज़ाम तो ना लो, बन जाओगे यार, उस्ताद अगर कह रहे हो ना तो आमीन कह दो। सर यकीन ही कोई नहीं ये दिखाओ हैं, है, डॉक्टर साहब। हाँ सारे डॉक्टर ने भाई,
और वैसे भी उस्ताद के लिए तो सारे डॉक्टर होते हैं। वो अपनी नज़र से देखते हैं ना। चलो डॉक्टर साहब, ये अपनी चीज़ अपने को रखो। और ये जी, ये तीनों एक नर्व है, एक नर्व जिसके अंदर 3 फाइबर है, जिसके अंदर 3 फाइबर, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये 3 फाइबर यहाँ से निकलते हैं, एक इस मसल तक, मैंने इसको सेपरेट कर दिया, एक इस तक और एक इस तक, 3 फाइबर आपके पास मौजूद हैं, 3 मसल फाइबर, एक मोटर यूनिट ये, एक ये और एक ये। मैं कहता हूँ भाई कुछ ब्रेन से आता है भाई, ये उठा लो, ये उठा लो, पैगाम आता है सिर्फ एक फाइबर तक आता है या सीजर तक आता है, और वो कहते ठीक है मैं उठाने की कोशिश करती हूँ। अब ये मसल एक्टिव है, ये क्या है, एक्टिव। मैं इस पर देखें, मैंने सपोज करें इस पर 10 किलो उठाना है, अगर इस एक फाइबर के लिए मैं 10 kg उठाना चाहूँ तो क्या होगा, ये फाइबर टूट जाएगा। भाई फाइबर के पास कुछ या तो उठा नहीं पाएगा, ये क्या होगा, टूट, जिससे आप कहते हो मेरा मसल पुल हो गया यार, हो गया। अगर मुझे चाहिए कि भाई देखें मैं इसको उठाना चाहे एक उंगल से, नहीं उठ रहा, आंसर आ गया। कौन, एक मिनट रखो तो सही मेरे बच्चे, एक मिनट ठहरो, एक को उठाया नहीं उठ रहा, हाँ दिमाग ने कहा नहीं भाई इसको उठाना है, तो गौर कीजिएगा, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर और पूरा हाथ। अब 5 मसल फाइबर एक्टिव हैं, 1 मोटर यूनिट, 2 मोटर यूनिट, 3 मोटर यूनिट, 4 मोटर यूनिट और 5। जब 5 हो के 5 एक्टिव है तो इसको उठाना पॉसिबल है, 1 मोटर यूनिट से उठाना। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको मसल से ज़्यादा फोर्स चाहिए तो आप उतने ही मोटर यूनिट ज़्यादा एक्टिव करें, उतने ही क्या करें, मोटर यूनिट ज़्यादा एक्टिव करें, 1 2 3, जितने मोटर यूनिट। अगर देखें मैं इधर देख रहा हूँ, आप भी मेरी बात देखें, आप कहते हैं सर उठाएं इसको, मैं नहीं उठा रहा, आप मेरी बात से जज कर सकते कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सिर्फ एक मोटर यूनिट एक्टिव है कि इसलिए मैं उठा नहीं। आप कहते सर और जोर लगाए, मैं देख भी रहा, 2 और जोर लगाए सर और ये उठा लिया। अगर मैं इसको उठा सकता हूँ, आपका कंक्लूजन क्या होगा कि सर आपके 5 उंगलियां सही काम कर रही हैं, 5 उंगलियां अगर नहीं उठ रहा सर इसका मतलब आपकी 3 उंगलियां काम कर रही है और काम 2 नहीं कर रही। अगर मैं इसको हिला ही नहीं पा रहा तो आप बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे क्या कह सकते हैं कि 5 उंगलियां काम नहीं कर रही। आपने इसको जज तो नहीं किया, आपने इनको छुआ तो नहीं है, आपने बगैर देखे, आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड डिसीजन दे दिया ना। हम भी यही करते हैं, हम माउस से कहते हैं भाई ज़रा इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। अगर वो इसको पकड़ पाए, अगर वो पकड़ पा रहे हैं तो हम कहते हैं चलो इसका तो इसके मसल काम कर रहे हैं। अगर वो इसको पकड़ ही नहीं पा रहा तो हम कहते हैं उसका अभी मसल्स काम करना शुरू। अगर मसल इस तरह पकड़ते हैं, देखिए हल्का सा, हम उसकी फोर्स को मेजर कर लेते हैं न्यूटन में। अगर पहले 0.1 न्यूटन है, हम कहते हैं एक मोटर यूनिट, उस अगले दिन करते हैं तो 0.2 हो गया। इससे क्या हमें महसूस हुआ, इसका मतलब एक और फाइबर ठीक हो गया, और अगले दिन करते हैं तो वो 0.3 हो गया, हम कहते हैं वेरी गुड, इसका मतलब तीसरा यूनिट भी ठीक हो गया, और अगले दिन चौथा, 5वां, और न्यूटन बढ़ते बढ़ते 1 न्यूटन तक पहुंच गए। इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया कि सारे जो फंक्शन थे वो क्या हो गए, एक्टिव हो गए। क्यों, आपने इंजरी से पहले एक माउस को देख लेना है कि वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक हेल्दी माउस था, मैंने उसको यहाँ पे फोर्स ड्रैग किया, उसने मुझे दी 1 न्यूटन। इसका मतलब एक हेल्दी माउस क्या देता है, 1 न्यूटन फोर्स, और जब इंजरी के बाद उसने 0 दे दी, डिफरेंस कितना हुआ लॉस का, 1 न्यूटन पूरा ख़त्म। और फिर अगले दिन ट्रीटमेंट के बाद उसने 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि नंबर ऑफ फाइबर्स रिकवर हो रहे हैं। गौर करें, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे। तो ये इनडायरेक्ट वे है कि हम लोग नर्व रीजनरेशन को देख रहे हैं। अगर नर्व रीजनरेशन ना हो क्या फोर्स आएगी, नहीं। हमने ओपन नहीं करना, हमने नर्व फाइबर को देखना नहीं कि उन्होंने ग्रो किया या नहीं किया, लेकिन हमने आउटकम्स की बेस पे हमने क्या कर दिया कि यार रिजल्ट कंक्लूड कर ली। अब देखें, एक तरीका तो ये हो गया कि आपने ऑब्जर्व कर लिया, दूसरा तरीका ये आपका SFI, आपने इसकी बेस पे जज कर लिया कि वो चल रहा है। देखें मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर इसमें फोर्स ही नहीं है हाथ में, मैं हाथ को इस तरह कर सकता हूँ, नहीं ना, नहीं हो सकता ना। अगर हाथ मेरा काम कर रहा है तो मैं हाथ को इस तरह भी कर सकता हूँ। आप पता है हाथ सीधा क्यों होता है, हम सीधे क्यों खड़े, मसल्स, बैलेंस, किसने कहा बैलेंस, बैलेंस भी ठीक है, लेकिन इससे पहले मसल्स हैं, बोन्स
और मसल जो आपका स्केलेटल मसल जो है और स्केलेटन वो सारे स्ट्रेच होकर आपको एक पोस्चर देते हैं। अगर बोन्स के साथ मसल काम करना छोड़ दें तो हम हड्डियों पर गॉट इट। तो मसल्स काम करते हैं, मसल्स आपके पोस्चर देते हैं। अगर ये मसल इसके ठीक होंगे तो ये हाथ इस तरह हो सकता है, अगर मसल नहीं है तो ये यूं भी नहीं होगा, ये इकट्ठा होकर इस तरह अपने हाथ में आएगा। तो जैसे जैसे हाथ की शेप में देखिएगा, जैसे जैसे हाथ की शेप ठीक हो जा रही है, आप समझ पा रहे हैं कि मैं इसको फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, मसल ठीक काम कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब हाथ की पोजीशन भी आपको बता रही है कि मेरे मसल ठीक हो रहे हैं। या अगर मैं कहता नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, एक फिंगर अंगूठा ठीक हो, 2 3 4, इट मीन्स यू आर मेकिंग अ जजमेंट टू फाइंड द इम्प्रूवमेंट इन द मसल्स। तो सेम इज हैपनिंग विद द हाइंड लिम्ब ऑफ द माइस। अगर उसके पिछले पाँव ठीक नहीं है तो वो उसको ड्रैग करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो सिंपल ड्रैग है। ठीक, जैसे जैसे वो ठीक होना शुरू होगा, देखिए ये देख रहे हैं, अब वो ऐसे अपना वेट उठाने के काबिल हो रहा है। ये अब ये हो गया, अब ये है, अभी अब सिर्फ ये है। इसका मतलब ये कुछ फाइबर ठीक हुए, लेकिन अभी फाइबर एक्सपेंड नहीं हो। जैसे जैसे फाइबर ठीक होते जाएंगे ये एक्सपेंशन बढ़ती चली जाएगी, और नॉर्मल पोजीशन में जब आएगा तब वो भाग पाएगा, तब वो देखें वे जो पैटर्न ऑफ उसका वॉकिंग है वो एक और तरीका है हमें बताने का कि भाई ठीक हो। ग्रिप, वॉकिंग पैटर्न, इसके अलावा हमने कहा था ये मिक्स भी तो है ना। दिखाएं एक मिनट ठहरे, डॉक्टर साहब हाथ दिखाओ, तुझे बोल रहे थे यस सर, फील हुआ? यस हुआ? अब हुआ? नहीं, देखा भाई, ये रिस्पॉन्स है ना। अगर देखें, अब बताइएगा, एक मिनट आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, सॉरी यार, अब फील हुआ? स्लाइड पेन तो नहीं हुआ ना? अगर मैं इसको प्रेस करूं पेन होगा? देखें नोक वही है, टच और पेन एक हद तक है तो वो सेंसेशन है, और एक हद से ज़्यादा तो वो क्या है? पेन। बात समझ पा रहे हैं? नोसिसेप्टिव जिससे आप लोग कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें लेग्स में पेन हो रही है, हमने कहा था सैटिक नर्व हमारी मिक्स नेचर की है ना, इसका मतलब दोनों इन्फॉर्मेशन लेके ब्रेन तक जा रही है। तो अगर उसको सर्दी या गर्मी भी लग रही है फिर भी तो ठीक है, टेम्परेचर फील करे फिर भी तो सेंसेशन है, पेन फील कर रहे फिर भी सेंसेशन है। अगर हम उसका मोटर आउटपुट, स्ट्रेंथ, उसका वॉकिंग पैटर्न और उसकी सेंसेशन मालूम कर लें तो हम कहते हैं आने वाला काम भी ठीक है और जाने वाला भी ठीक है। तो हम इंजरी इंड्यूस करते हैं, उसके बाद हम उसको मेजर करते हैं। ये हमारी ऑब्जर्वेशन बेस पैरामीटर है जिसको हम लोग बिहेवियर एनालिसिस कहते हैं। लेकिन ये सारा कुछ भाई अभी मैंने कहा था कि अगर आप इसको बाइंड करते हैं तो ये सारा ड्राई होगा और इसका जो डेब्रिस है वो क्लियर भी तो होगा ना। क्लियरिंग प्रोसेस जो है उसमें आपके सेल्स इन्वॉल्व हैं, इम्यून सेल्स इन्वॉल्व हैं, तो वो बेसिकली, और इसके अलावा प्रोटीन इन्वॉल्व है, उसके अलावा सेलुलर मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, तो वो सारा बायोकेमिकली आप उसको मेजर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस टिश्यू को काट के और इसकी हिस्टोपैथोलॉजी करें, नंबर ऑफ फाइबर काउंट कर लें, तो आप विजुअली देख भी सकते हैं नंबर ऑफ फाइबर बढ़ रहे हैं। तो ये दूसरा तरीका, आप लोग बेशक उसको मोलेकुलर जी अगर आप आप बेटा इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए होल्ड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं चाह रहा हूँ इसको वाइंड अप कर लूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ, ये आपको जवाब दूंगा। अच्छा बेटा, तो यहाँ तक बात हुई कि हम इसको ऑब्जर्वेशन बेस भी, बायोकेमिकली कि हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल पे ये क्या हो रहा है, प्रोटीन लेवल पे, हम इसको मैसेंजर आरएनए लेवल पे भी देख सकते हैं, हम लोग इसको हिस्टोपैथोलॉजी के लेवल पे भी देख सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करते हैं कि हम इस ऑब्जर्वेशन को कितने तरीक़ों से कन्फर्म करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही है कि रीजनरेशन हुई है या नहीं। बात समझ आ गई? मैं अब आपको जी बेहतरीन हो गया। एक मिनट ठहरे, ये सेल का हिस्सा किस चीज़ से मिलकर बना है? सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलकर बनती है? लिपिड प्रोटीन। ये क्या है? नहीं, आपसे मालिक्यूल ही कहते हैं, मालिक्यूल ही कहते हैं। ओ भाई, जहाँ मर्जी जाए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, जो मर्जी, उसको छोड़ दे, हैं तो सारे मालिक्यूल ठीक। और अब जब प्रोटीन्स हैं, अगर कोई प्रोटीन भी तो आपने कहा ना, प्रोटीन कहाँ से आती है? एक मिनट, जीन एक्सप्रेशन है, शाबाश। तो वो क्या है मोलेकुलर, वो ट्रांसलेशन और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या, उससे क्या बनता है? नहीं, दरमियान में कि वैसे मैसेंजर आरएनए बनेगा ना, तो हम उसको मेजर करके बता सकते हैं ना। अगर प्रोटीन मेजर करना हमारे लिए डिफिकल्ट है, अगर हम उसका आरएनए मेजर कर लें तो क्या ख्याल है, वो आंसर हो गया। अगर हम प्रोटीन मेजर कर लें तो हम उसको डिफरेंट लेवल पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो फॉर दिस रीज़न हिस्टोपैथोलॉजिकली हम लोग मोलेकुलर लेवल पे या मैसेंजर आरएनए लेवल क्वेश्चन कोई भी रबिश नहीं होता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसे अपने क्वेश्चन पे कभी भी आप लोग शर्मिंदा ना हो कि मैंने क्वेश्चन पूछा और सर हंस रहे हैं, ये बाकी बिलीव मी ये सबसे बड़ी करेज है जो बंदा सवाल पूछे और उसका आंसर हो। ये सबसे बड़ी करेज है और ये सबसे बड़ी वीकनेस है किसी स्टूडेंट में जो क्वेश्चन ना पूछ सके। मैं जानता हूँ इस बात, इसलिए कोई क्वेश्चन इटसेल्फ रबिश होता ही नहीं। अगर कोई टीचर आपकी इस बात को या कोई स्टूडेंट आपकी क्लास पे ये कहे कि आपका क्वेश्चन बड़ा फजूल क्वेश्चन है, वो टीचर कहलाने का फिर हकदार नहीं है, मेरा नहीं ख्याल उसको। क्योंकि आपकी पहली इंकरेजमेंट इसी बात से आती है कि आप बच्चे को सपोर्ट करें कि बच्चा आपसे ओपनली सवाल पूछ सके। पहला सवाल तो हमेशा ऐसा ही होगा ना, क्वेश्चन तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव होंगे। पहला क्वेश्चन किसका भाई, एट द टाइम ऑफ बर्थ कौन सा बच्चा आइंस्टाइन होता है? नहीं, तो इसे घबराए नहीं। आपके माइंड में जैसा भी क्वेश्चन है डू आस्क इट, तो ना पूछे। सर माइक्रो आरएनएस का क्या रोल है सर न्यूरॉन में? नहीं, पहले बेटा देखें मेरी बात सुन, पहले आप आरएनए की बात करें, माइक्रो आरएनए दूसरा स्टेप है, वो दूसरा एस्पेक्ट है। सर वो आपने कहा था ना ट्यूमर का, कैंसर का, कि फाइबर ज़्यादा जनरेट होंगे तो वो रिसेप्टर पे अटैच नहीं हो पाएंगे, तो मैं इससे रिलेट करना चाह रहा हूँ कि माइक्रो आरएनए का रोल तो हर चीज़ में है, इवन प्रोटीन आप एपिजेनेटिक्स में, इस प्रोटीन सेंसिस में, डिजीज़ का माइक्रो आरएनए की तो बड़ी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। माइक्रो आरएनए एक तो है नहीं। ये सर ये तो कैटेगरी हाँ, तो वो बेटा अब देखें ना, हम रोल ऑफ माइक्रो और आरएनए अगर देख लें कि आरएनए इसको रीजनरेशन को वो इनहिबिट कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, वो एक और थेराप्यूटिकल एस्पेक्ट है कि हम उस माइक्रो आरएनए को प्रमोट करें जो हेल्पफुल है, और वो आरएनए जो डेट्रीमेंटल उसको उसके एक्सप्रेशन को कम कर दें। वो तो और चीज़ ही और है ना। अच्छा जी, आपके सवाल भी जगह पे मैं देता हूँ जी। जब स्ट्रोक होता है तो वो ब्रेन में क्लॉट बनता है ना, तो उसकी वजह से भी पैरालाइसिस हो जाता है जी। लेफ्ट या राइट साइड पे, तो उसमें भी तुम्हारी नर्व फाइबर डैमेज होती है, उसमें बेसिकली हमें क्लॉट पे वो करते हैं ना, फिर वो सही हो जाता है हमारी ब्लड सर्कुलेशन। मैं बताता हूँ जी, तो इसमें भी जैसे एक नर्व फाइबर देखें मैं बताता हूँ। ये इंक है ना, ये इंक है, ये इससे आ रही सारी, यहाँ इसको जुड़े हुए हैं। स्ट्रोक का मतलब ये यहाँ के ब्लॉक हो गया, जब इंक आने बंद होगी दैट्स अ स्ट्रोक, दैट्स स्ट्रोक। इम्पल्स को स्टॉप कर दें, आप उसको कंप्रेशन से कर दें, आप उसको क्लॉटिंग से कर लें, जिस तरीके से मर्जी हो। इम्पल्स में की ट्रांसमिशन रुक जाए वो स्ट्रोक, वो पैरालिसिस। और न्यूरॉन को 15 सेकंड की जो डेप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो उसको किल करने के लिए काफ़ी है। 15 सेकंड की बात करो जी, वो काफ़ी है। इसलिए हाइपोक्सिया जो है न्यूरॉन ब्रेन के लिए वो इंतहाई डेट्रीमेंट है। इसलिए बच्चा की जब बर्थ होती है आप देखें उसको फ़ौरन रुलाने की कोशिश करते हैं, रुलाने की, ताकि उसके लंग से जो क्या नाम है उसका फ्लूइड वो बाहर निकालें और उसके बाद वो ब्रीदिंग करे और ऑक्सीजन का लेवल ब्रेन तक प्रॉपर हो सके। अगर वो जो चंद सेकंड्स हैं उस वक्त डिले हो जाए तो बच्चे के जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो रिटार्डेड या कॉम्प्रोमाइज होती है और बच्चा सारी ज़िंदगी सफ़र करता है। तो इसलिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई या न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई टुवर्ड्स द ब्रेन है वो बहुत ज़रूरी है। जो आप लोग स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, जिस तरह की बात करें, जिस तरह हेमरेज की बात करें, ये दोनों चीज़ें ब्रेन के जो ऑक्सीजन है और ब्लड है दोनों को इंटरप्ट करती हैं। और उसके बाद जो न्यूरॉन एक दफ़ा आपको पता है वो स्ट्रेस में चला गया, बस उसके बाद उसका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज, और अगर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है तो फिर जो वो पैरालिसिस भी हो, पूरी बॉडी का भी हो सकता है, किसी सेल का भी, किसी एक काम का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। इसके बाद रिवर्स भी हो जाता है। मैंने मेरे ख्याल में सुबह से अब तक इसी बात पे बेटा कि रिवर्सल उसी पे काम कर रहे हैं, टाइम पे उसी पे काम कर रहे हैं। यही तो कह रहा हूँ कि रिवर्सल शॉर्ट टर्म के न्यूरॉन एक डेथ होगी, कैसे करेंगे? CNS में है तो इम्पॉसिबल है, ना होने के बराबर है, बहुत स्लो है उसका मैकेनिज्म, उसका पूरा कोर्स है। मैं खड़े करना यहाँ सब कुछ बता नहीं पाऊँगा आपको, ठीक है? उसकी बात और है, इसकी बात और है, हम एक एस्पेक्ट को ले लें, ठीक है? या इसको ले लें, किसके थे अपने अपने, ये आप लोग खुद ही करें, आई डोंट नो, मैं आपको इतनी देर में ये दिखा दूँ। ये ले, ये उठा लें आप, ये एक बच्चा इधर से पीछे था, इसको साइड पे करें, इसको ना इस माउस को उठा लें यहाँ से, इस माउस को उठा लें यहाँ से, ये इसके पास ना हो। ओए अच्छा, ऐसे मेरे ख्याल में आप तहरीम मायदा बड़े अरसे बाद मुझे पढ़ाते देख रहे हैं ना, ऐसा ही। अच्छा जी, मैं इसकी राइट लेग को यूज़ करूँ, सीजर है, बंद कर,
ठीक है, ओके। राइट साइड इसको, भाई कहाँ गया ये कमर, कमर इसको बेटा शेव नहीं किया मेरे बच्चों। यार ये तो कहाँ है, तहरीम कहाँ है ना, आप लोगों ने इसको तैयार किया शेव के लिए ना, कुछ उसको शेव भी नहीं किया। बच्चे आज सुबह कर लेते हैं, आपको पता है आज सुबह तो जिंदा तो पहले भी है, मतलब कॉन्शियस स्टेट में आ रहा है। चले मैं अब सिर्फ आपको ये बताता हूँ, उसके बाद दूसरा है माउस जी सर। आपने इतनी देर में इसको शेव कर लें, मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। आप ना इसके बाद ना एक दफ़ा आपने उसको सर दिखाना ज़रूर है, जल्दी करें उसको, अरे पहले शेव करें उसके बाद उसको नसीहत, क्योंकि अब ये मैंने आपसे पहली रिक्वेस्ट ये की थी कि इसको रिस्पेक्ट दें और इसके पेन का ख्याल रखें। इस वजह से अब क्योंकि ये सेंसेस में आ रहा है, एनेस्थीसिया इसका टूट रहा है, इस वजह से अब मैं इसको इतना डैमेज है इसको वो नहीं दूंगा। दूसरा माउस आ रहा है जिसको हम लोग इसके पहले सबसे पहले इसकी स्किन से जो इसके फ़र है वो उतार देंगे, इसकी फ़र उतार देंगे, ठीक, ताकि ये इसकी स्किन जो वो एक्सपोज हो सके यहाँ से, जिस रीजन से। याद रखिएगा ये मेरे पास बाल पॉइंट में यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ से ये लंबर रीजन, यहाँ से यहाँ तक आपको 3 ब्रांचेज नज़र आएंगे जो L4, 5, 6 से निकलेंगे, इस रीजन पे आकर वो इकट्ठी होंगी इस रीजन तक जहाँ पे मैं बाल पेन मार रहा हूँ, ठीक। उससे आगे यहाँ कर इसकी बाइफर्केशन होगी और फिर आगे आकर ट्राइफर्केशन होगी। तो हमने सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि हमने इंसिजन देना कहाँ पे है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इंसिजन इसको यहाँ पे दे दूँ जहाँ पे मुझे शैटिक नर्व तो नज़र ना आए, उसकी ब्रांचेस में से एक ब्रांच नज़र आए, तो वो रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा, राइट। तो ये ज़रूरी है कि आपको टेक्निकली ये पता हो कि मैंने इस इंसिजन कहाँ पे देना है और कहाँ पे मुझे नर्व या शैटिक नर्व को एक्सपोज करना है। बात समझ पा रहे मेरी जी, क्योंकि और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगा, ये एक्सपीरियंस से आएगा, आप सडनली आप इसको ऐसा नहीं कर सकते। मैं फिर आपको बता दूं, आप अगर समझें, क्योंकि ये एनिमल, ये स्पाइनल कॉर्ड देख रहे हैं, टेल है ना, ठीक, ये इसका लंबर रीजन और यहाँ से शैटिक नर्व के ओरिजिन, और ये इसका थाई, ये इसका थाई, आप देख रहे हैं, ये इसका थाई के मसल, ये थाई के मसल, और ये इसके शैंक, यहाँ से यहाँ तक आएगी। ये रीजन जो होगा थाई के रीजन में, यहाँ पर शैटिक नर्व शैटिक ही होगी, ठीक, ये बाइफर्केटेड या ट्राइफर्केटेड नहीं होगी। तो आपने टेक्निकली, और इसके अलावा उसके बाद देखेंगे ये फोर्सेप, आपने सिंपल इसकी स्किन को अपलिफ्ट करना है, इसके स्किन को अपलिफ्ट करना है आपने, ये होल्ड करेंगे, उस वक्त इसके फर नहीं होंगे, मैं अब इसको नहीं करूँगा ताकि ये पेन में ना हो, आप इसको इस स्किन को होल्ड करेंगे और इसको ऊपर उठा लेंगे। अच्छा एक बात हो जो समझाने वाली, अगर मेरे पास फोर्सेप है और मैंने इसको इस तरह पकड़ा हुआ है, ये उठा लिया, ये करता हूँ मैं इसको, ये यहाँ पर है, ये स्किन है, ये है क्या पेपर, इसको मैं ऐसा ना कट लगा दूँ उनकी शीट खराब हो जाए, बाद में मुझे बददुआएं देते फिर कि पेज दे दे, पेज ठीक, पेज ठीक, कोई पेज रफ सा पेज दे दें, कोई दे दे, नहीं ये दे, ये ठीक, इट विल बी फाइन, ये फ्लेक्सिबल है जी। देखिएगा जी, देखिएगा ये लेग है, हाँ ये बेहतर है समझाना मुझे, ये उसकी थाई के मसल्स, ये देखिए, मुझे इस पर इंसिजन देनी, और कीजिएगा शैटिक नर्व की डायरेक्शन क्या होगी, ये स्पाइनल कॉर्ड और ये मसल, तो स्पाइनल कॉर्ड अब यहाँ पे होगी, ये यहाँ पे होगी, देखें ये स्पाइनल कॉर्ड चल रही इधर, ये और ये मसल्स, ये इसका थाई है। मैं पूछ रहा हूँ कि अब स्पाइनल कॉर्ड सॉरी उसकी मसल शैटिक नर्व की डायरेक्शन ये होगी या ये होगी, इसके अलॉन्ग होगी ना, पैरेलल होगी ना, इसके क्या होगी, पैरेलल। और मुझे क्या करना है, मुझे करना क्या है कि शैटिक नर्व को एक्सपोज करना और उसको मैक्सिमम, इतना ज़्यादा भी नहीं कि स्विचिंग ना हो, लेकिन फिर भी एक रीजनेबल पोर्शन हो स्पाइनल जिसका शैटिक नर्व का जो एक्सपोज। आप बोल रही हैं डॉक्टर साहब, थक गई ना अब थक गई, मैं भी खड़ा ही हैं डॉक्टर साहब, मैं केड़ा बैठा, तो मेरे ऊपर केड़ा पखा लगा क्या, तो तुसी बोलना शुरू कर दो। अच्छा बोलने से गर्मी कम लगती तो आप भी बोलो। अंडरस्टैंडिंग वो कह रही हैं कि इस कम्प्लेक्स दिन मैं अब इसका मतलब क्या समझूं कि आप ज़्यादा काम कर रही हैं मुझसे, आप काम कर रहे हैं असल में, तो काम करने वाला बंदा थकता है, तो फिर आप क्यों थकी हुई है, वेला वेला, फिर आप वेली हैं नहीं, फिर डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि आप वेली हैं, फिर वेले
तो फिर थोड़ा सा काम करें। अच्छा जी, देखिएगा, हमें ये मालूम है कि हमारे पास जो नर्व है वो इसके पैरेलल है और मुझे उसको एक्सपोज करना है। अगर जी देखें, ये डायरेक्शन है मेरी फोर्सेप की, ये स्किन को मैंने आ जा चलें यहाँ तो सही, कोई बात नहीं, अब तो आएगी। ये स्किन मैंने उठा ली, ये स्किन मैंने उठा ली, मैं अब इसको इंसिजन देना चाहता हूँ। ये इंसिजन सिर्फ यही पॉसिबल है ना? नहीं, इंसिजन तो स्किन को दे रहा हूँ ना, स्किन नहीं काटनी, इंसिजन स्किन ही है ना। तो मैंने उसको काटा है तो इस तरह कटेगी ना। देखें, गौर कीजिए, कट लग गया, लेकिन ये तो कट इसके पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर है। ये तो पैरेलल नहीं, इसके परपेंडिकुलर है। अगर मैं यहाँ से एक्सपोज करूँ भी सी तो फिर भी कितनी नर्व होगी, कितना इसको मैं इस तरह इसको रप्चर करूँगा, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं। देखा, फर्स्ट टेक्निकल पॉइंट है। तो आपके फोर्सेप की डायरेक्शन बजाय इस तरह के इस तरह हो। गौर किया आपने? आप स्किन को बजाय इस तरह उठाने के आप किस तरह उठाएंगे? इस तरह, इस तरह नहीं उठाना, इस तरह उठाना है। इस तरह उठाएंगे तो तब ये देखिए, आप पैरेलल है, अब पैरेलल है जी। जब आप स्किन को रप्चर करेंगे, आप लोग इंसिजन देंगे, तो आप स्किन की बात कर रहा हूँ, नीचे फ़ौरन ही मसल्स होंगे, मसल की कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे। अगर आपने, और वो उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं बेतहाशा है, अगर आप उसको डीप कर देंगे तो आप ब्लीडिंग फ़ौरन बाहर आएगी। पहला इंडिकेशन होगा कि आपके राइट कट का ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। राइट कट मीन incision to the skin mean there will be no blood spot at all। ठीक, अगर आपको ये लगे जैसे आपने कट लगाया और वहाँ से ब्लीडिंग निकल आई, तो इसका मतलब आपका कट क्या हुआ, गलत है, और आपने ब्लड वेसल्स को ब्लड वेसल कट कर दी। और ब्लड वेसल कट करने का नुकसान क्या होगा कि आप नीचे ना तो कनेक्टिव टिश्यू को देख पाएंगे, ना ही आप नीचे शेटिक नर्व को देख पाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे सारा ब्लड ही ब्लड, और एनिमल के मरने के चांस भी मैक्सिमम, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग तो हो रही है मुसलसल, आप उसको स्टॉप ही नहीं कर रहे। एनिमल तो एनेस्थेटाइज है। इस वजह से पहला जो काम है, स्किन को अपलिफ्ट कीजिए, स्किन को अपलिफ्ट कीजिए, उसको इंसिजन दीजिए, डीप ना दीजिए। और उसके बाद जब आप करेंगे तो आपको पैरेलल अलोंग द थाई मसल आपको ये इंसिजन नज़र आएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे जो सबसे मुश्किल काम अब यहाँ से शुरू होता है। पहला टेक्निकल जी नहीं बेटा, आइडेंटिफिकेशन नहीं, शेटिक नर्व तो आपको नज़र ही नहीं आने, अभी तो वो है ही नहीं। उसकी रीज़न एक और है ना, क्योंकि पहले आपको कनेक्टिव टिश्यूज और मसल नज़र आएंगे। अब आपने देखें, मसल्स जहाँ पर आपस में जुड़ते हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज ऐसी हैं कि जिनको किसी तरीके से हम आइसोलेट कर सकते हैं, और वो मसल्स फाइबर को इंजरी नहीं देती। यहाँ पे क्या होगा, जो थाई के मसल्स आपस में, जो पेक्टोरल मसल, जो बाकी जितने जुड़ते हैं, वहाँ आपने उनको टेक्निकली आपने आप पास जो ब्लेड हो या कुछ भी हो उसको देख लीजिएगा, हल्का सा आपने कनेक्टिव टिश्यू को, फिर बात टेस्ट फिर वही है कि अगर यहाँ ब्लीडिंग शुरू होगी तो आपने मसल्स को कट दे दिए। अगर आपने कनेक्टिव टिश्यू को अगर आपने कट दिया तो इसका मतलब ब्लीडिंग नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ पहली बात तो ये कि आप इसको देख लेंगे कि आपका कट उस जगह पर है जहाँ पर मसल्स का जॉइंट है या नहीं है। दो मसल्स आपको नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे, विजिबल होते हैं आपको। जहाँ दो मसल नज़र आ रहे हैं, आप उनकी मेम्ब्रेन को हल्का सा ब्लेड से काट दे दें। जब आप उन ब्लेड से आप उसको काट दे देंगे, उसके बाद देखें ये मेम्ब्रेन मैंने काट दी, कनेक्टिव टिश्यू, आप गौर करें, ये देखें, ये मैंने इसको काट दिया। अब देखिए कि क्या करता हूँ मैं, ये कनेक्टिव टिश्यू को रख के, कनेक्टिव टिश्यू, ये पेपर था, जो ब्राउन पेपर था वो कनेक्टिव टिश्यू थे, सेपरेट हो गए। नीचे अब आपको मसल नज़र आ रहे हैं, और मसल्स क्लियर जॉइंट उनका, एक मसल्स के फाइबर इधर है और एक इधर है। आपने दोनों मसल्स फाइबर को इस तरह साइड पे करेंगे ना, ये साइड पे, मसल टूटेंगे भी नहीं, कनेक्टिव टिश्यू रप्चर होंगे। आपको इन दोनों मसल्स के नीचे आपको वाइट सा फाइबर नज़र आएगा, दैट इज शेटिक नर्व। अब क्या होगा, आपने इसको इस तरह कर लिया। देखें, आपने शेटिक नर्व आपको ढूंढना मुश्किल है थोड़ा सा, शुरू में आपको शेटिक नर्व नज़र आ गई। क्या हुआ आपका, ये आपके पास फोर्सेप, आपने फोर्सेप से इस तरह इसको ऊपर उठा लिया, नहीं टूटेगी। इस तरह भी ना खींचेगा यहाँ तक ना कि सारी बाहर रख दो, ठीक, यहाँ सिर्फ यहाँ, और इसको सिर्फ अपलिफ्ट कर दो, अपलिफ्ट हो गया। या आपने एक फोर्सेप से आपने शेटिक नर्व उठाई हुई है और दूसरी फोर्सेप आपके पास, दूसरी फोर्सेप यूँ एंड प्रेस, प्रेस प्रेस करके आपने 15 सेकंड वेट करना है। क्या करना है, 15 सेकंड वेट करना है। और एक्सपेरिमेंटर एक होना चाहिए,
जिसने भी सर्जरी या जिसने भी इंजरी इंड्यूस करनी है, क्योंकि मेरी फोर्स और है, आप लगाएंगे तो और लगाएंगे, आप और हैं, आप और हैं, इसलिए एक ही बंदा एक्सपेरिमेंटर हो ताकि यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ रहे, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ रहे। आप क्या करेंगे, देखें ये आपने प्रेस किया हुआ है, आप जब छोड़ेंगे आपको इस फोर्स से ऊपर ही बैंड नज़र आ जाएगा, जिस तरह वो सिक्का नहीं बनाया था हमने, वो आपको क्लियर बैंड अगर नज़र आ जाए तो आपकी कंप्रेशन इंजरी हो चुकी। आप इसको छोड़ें, इसको यहाँ करें, स्विचिंग करके एनिमल को छोड़ दें। अगर आपको वो ट्रांसलूसेंट बैंड नज़र नहीं आ रहा तो फिर आपको इंजरी दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर आपका कंप्रेशन या फोर्स शेप में कोई इशू था। देखें आपने कंप्रेस तो किया, लेकिन इसकी नोक देखें, पहले नोट इसकी देखें, टिप पहले जुड़ती है ना, आपने कहा देखें जुड़ गई, आपने कहा बस काफ़ी है, हालांकि यहाँ तो गैप है, नर्व तो यहाँ पे थी और उसे उसको कंप्रेशन दी नहीं। तो इसलिए आपने एक दफ़ा कंफर्म करना है कि ट्रांसलूसेंट बैंड बना है या नहीं बना, उसके बाद आपने काम गॉट इट। उसके बाद पैरामीटर में वो आपको वो चीज़ मेरे ख्याल में कुछ इफाका हुआ होगा। आपका क्वेश्चन था। मेरा ये क्वेश्चन था कि हिस्टोपैथोलॉजिकल जो हमने फाइंडिंग्स निकालनी है वो हमने किस पार्ट ऑफ द रिसर्च में निकालनी है, क्योंकि वैसे तो हमने उसको ऑब्जर्व करना है, उसको प्रॉपर ठीक होते हुए भी देखना है, तो हम उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, उस पर हमारी फाइंडिंग हमें बताएगी क्या एग्जैक्टली। एक मिनट, मैं एक बच्चे को असाइनमेंट देता हूँ, और कीजिएगा, मैं मुंह इधर करता हूँ। आप में से कौन सा बच्चा ऐसा है, आप ना आप उस दरवाजे को हाथ लगा के आ सकती हैं, ठहरना जरा, आप आराम से जाएंगे बच्चे, देखिए मेरा मुंह इधर है, जब वो आ जाए मुझे बता देना, आ गई वापस, और उनको आ जाए भैन मेरी तू इन्होंने टाइम है नहीं हूँ, गेट तक ना चली जाए जो सीधे गेट आगे। अच्छा एक बात बताऊँ, जब मैंने पहले देखा था तो ये यहीं खड़ी थी, अब मैंने देखा तो ये यहीं खड़ी, मुझे कैसे मालूम होगा कि ये दरवाजे को हाथ लगा के ये नहीं, मुझे कैसे एहसास होगा, पहले भी पूरे बाद में भी पूरे, मुझे क्या करना चाहिए फिर, कब देखना चाहिए? नहीं एंड तो हो गया, वो तो हो गया आगे, दो प्रोसेस है। ड्यूरिंग प्रोसेस हमने अब गौर किया, एनिमल को देख कैसे किल कर देना बेटा, देख हम फिर एंड नहीं होने देंगे, हमें कैसे शाबाश, ये एक्सपेरिमेंट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो बेटा, हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हम नंबर ऑफ एनिमल बढ़ा देते हैं, उनमें से चंदे को हम उस डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे हम लोग स्लॉटर करते हैं, उसको सेक्रीफाइस करते हैं और फिर हम उसके टिश्यू लेते हैं। या एक और तरीका है, हमें मालूम है कि हम देखें, एक चीज़ अंडरस्टूड है कि रोडेंट एनिमल में या रोडेंट्स में जो शैटिक नर्व है वो 16 दिन बाद मुकम्मल हो चुकी होगी, हमें मालूम है, हमें मालूम है। हमें क्या करना चाहिए फिर बेटा, 16 दिन मुकम्मल हो गए, हम उसको ट्रीटमेंट दें या ना दें, फ़र्क ही कोई नहीं होगा, उससे कुछ देर पहले समझे? आंसर आपके पास है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अंडरस्टूड है कि आप उससे 2, 3, 4, 5 दिन पहले, हुआ होगा, लेकिन फिर भी हमें आई थिंक और एनिमल्स चाहिए होंगे कंपेयर करने के लिए कि कितना नहीं बेटा, कंट्रोल भी तो होता है ना साथ है, जिसको हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे होते ना। देखें, हम ग्रिप स्ट्रेंथ से हम वॉकिंग पैटर्न से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उसमें रीजनरेशन हो रही है जी। मैं इस सवाल को आपको पूरा कर दूं, फिर सवाल से दूसरा लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि हम देख रहे हैं ग्रिप स्ट्रेंथ से, वॉकिंग ट्रैक से और बाकी चीज़ों से कि इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, इसमें इम्प्रूवमेंट। जब हम ये देख रहे हैं कि कुछ एनिमल में ट्रीटमेंट के बाद 12 दिन के बाद ही मैक्सिमम फोर्स आना शुरू होगी, या जब 5वें दिन पे, 6ठे दिन पे कुछ एनिमल की फोर्स ज़्यादा होगी और कुछ की कम। जब किसी भी ग्रुप में आपको ये लगे कि 70-80% ग्रुप फोर्स आ गई तो आप उसको एंड कर दें, क्योंकि उसके बाद परफेक्ट मुकम्मल हो गया तो फिर आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। जब सब चीज़ें फाइनल, फिर कुछ भी नहीं देख। अगर आपका ट्रीटमेंट, आपका कोई भी ग्रुप 70 या 80% आपको ग्रिप स्ट्रेंथ देना शुरू कर दे तो फिर आप ये समझें कि अब इस एक्सपेरिमेंट को एंड कर देना चाहिए। अब आपने कब एंड किया? फॉर एग्जांपल वो डे था 12th, वो क्या था 12, आपने 12th डे पे सारे एनिमल को सेक्रीफाइस कर दिया। आपने ग्रिप स्ट्रेंथ आपके पास है, मसल ये वॉकिंग ट्रैक आपके पास है, बाकी पिन प्रिक आपके पास है, हार्ट रेट आपके पास है, उसकी बेस पे आपने डिसाइड किया था कि एनिमल को अब सेक्रीफाइस। अब आपने ये फाइंडिंग जो आपने ग्रुप स्ट्रेंथ और उसकी बेस पे लिए, अब आप उसको कंफर्म करेंगे हिस्टोपैथोलॉजिकली, बायोकेमिकली और माइक्रोआरएनए या मैसेंजर आरएनए के लेवल पर, ठीक है, और हिस्टोपैथोलॉजिकली। अब उन सब को, अब आप ग्रुप, आपके पास एनिमल थे 10-15,
आपने 15 एनिमल थे, आपने उनमें से 4 एनिमल रख दिए हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, 4 एनिमल रख दिया आपने किसी और चीज़ के लिए 4, और आपकी मर्जी, आप उसको डिवाइड कर दें। या जिससे ब्लड लेना है ब्लड सबसे ले लें, ब्लड सबसे ले लें। उस कुछ टिश्यू आप किसी चीज़ के लिए, कुछ किसी चीज़ का, आपकी मर्जी है। ये आप पर डिपेंड करता है आप कितने मैक्सिमम पैरामीटर अप्लाई करना चाहते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर पाया हूँ? और क्वेश्चन था आपको, क्या कहना चाह रहे थे? तो इसी में कवर हो गया, लेकिन ये भी पूछना था कि जो हमें ट्रीटमेंट इनको देनी है तो वो हमने उसका क्या पैरामीटर है, कैसे देंगे और उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे उसके अंदर जो हमने ट्रीटमेंट दी? नहीं, शाबाश, देख, इंस्टॉलमेंट एक और चीज़ है। कोई कंपाउंड, कोई भी चीज़ एडमिनिस्टर, शाबाश, डिफरेंट वेज है। आपकी मर्जी सिस्टेमिक दे दें, इंजेक्टेबल इंजेक्ट करें, गैविजिंग करनी है आप ट्यूब के थ्रू स्टमक में डाल दें, आपकी मर्जी फूड में ऐड कर दें, आपकी मर्जी वाटर में ऐड कर दें, इट्स योर चॉइस। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड, नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट कि उसको। और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम है कि कोई भी कंपाउंड कितना जल्दी मेटाबोलाइज होता है। डिफरेंट वेज से, जैसे अगर मैं अपना, मेरा माइंड हमेशा फार्मास्यूटिकल साइड पे ठीक है, तो मैं ये भी सोचने लगी थी हम डिफरेंट वेज से दे देंगे, पैरेंटल, ओरल, और हम देख लेंगे कौन सा ज़्यादा जल्दी। नहीं बेटा, उसमें लिए अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिंपल एक्सट्रैक्ट है तो आप उसको इंजेक्टेबल तो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपके पास दो एजेंट के नेचर, सबसे पहले मैं वही कह रहा हूँ कि आपका जो कंपाउंड कह लें या कुछ मटेरियल कह लें, वो किस नेचर का है, नेचर पर डिपेंड करता है। फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि एज अ फार्मासिस्ट हम उसको भी जो उसका नेचर को चेंज करके फिर हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं कि हाँ, देखें ये बेटा, जो पहला सवाल ये है, मैं अपनी बात बताता हूँ, ठीक है, आपका सवाल ठीक है, डॉक्टर साहब भी ठीक कह रहे हैं। मुझे मालूम है कि मुझे कोई नया न्यू कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। मैंने क्या किया, मैं कंपाउंड 1000 से, आपको पता है किसी भी प्लान में, अब मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। मैं एक्सट्रैक्ट उठाऊँगा, एक्सट्रैक्ट उठा के मैंने उस एनिमल को दे दी, मुझे ये लगा कि उसमें से 5% इम्प्रूवमेंट आई है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन रेज होते हैं, इसमें कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि बिल्कुल मिन्यूट क्वांटिटी में है और उसका इफेक्ट है, या तो मैं इसको आइसोलेट करूँ और उसकी डोज बढ़ा दूँ, ठीक, ऐसा पॉसिबल है ना, या ये है कि जो कुछ भी ये है ये किसी और वजह से। पहला सवाल, पहली पॉसिबिलिटी, हाइपोथेसिस यही है कि इसमें कोई कंपाउंड ऐसा है जो कि इफेक्ट दे रहा है, लेकिन या तो वो थोड़ी क्वांटिटी में है, तो उसके लिए हल क्या होगा, फिर मैं क्या करूँगा कि उस एक्सट्रैक्ट को जनाब उसके बाकी जो कंपाउंड एक्सट्रैक्शन की तरफ चलूँगा मैं, ठीक, उसके आइसोलेट कंपाउंड करके एक एक कंपाउंड को मैं असेस करूँगा। उसको मैं कह रहा हूँ ना, जब एक कंपाउंड फॉर एग्जांपल मेरे लिए कोई भी कंपाउंड इतना आ गया कि उसने 5 से 10% इंप्रूवमेंट आ गया, अब मेरे पास आप वाला सवाल रेज होता है कि अगर मैं इसकी डोज बढ़ा दूँ, अगर मैं इसकी वे ऑफ जो ऑफ़र है वो बढ़ा दूँ, अगर मैं इसकी डिलीवरी इंक्रीज़ कर दूँ, अगर इसकी मैं बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ कर दूँ, ठीक, अगर मैं इसको कैरियर के साथ ऐड कर दूँ, क्या मैं इसकी एफिकेसी इंप्रूव कर सकता हूँ? तो फिर एफिकेसी है पहला सवाल है, येस और नो। एफिकेसी बाद में आएगी, वो बाद में, हाँ जी, पहले बाद में। एक और क्वेश्चन था कि आप ये कंपाउंड किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं फॉर स्पेशली फॉर पेरिफेरल नर्व सिस्टम? देखो बेटा, पहला कंपाउंड तो हमारे पास सिलेक्शन है ही नहीं, हम देखो ना, यानी कि आप कैसे वो आप डाटा देखते हो ठीक है, यस ये इस चीज़ पे काम कर सकते हैं। देखो पहला सवाल तो ये है कि हम ब्लाइंडली ना तो हम रिसोर्सेज को वेस्ट कर सकते हैं, ना ही हम अपने एनिमल को वेस्ट कर सकते हैं, ना अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अपने एल्डर्स की जो फाइंडिंग है उन पर डिपेंड करें और उन पर ट्रस्ट करें। आप रिपोर्टेड स्टडी, रिपोर्टेड नहीं है तो फिर एक और पॉसिबिलिटी है, आपके पास फोक लोर्स होती हैं, फोक स्टोरीज होती हैं, इलाकाई दास्तान है। आपने अक्सर सुना होगा, बुजुर्ग कहते हैं हल्दी लगा लो ठीक हो जाएगा चोट पे, अब हल्दी है ना, अजवा खजूर खा लो ठीक हो जाएगा, भाई आप लोग अजवाइन खा लो ठीक हो जाएंगे, और भाई आप ये को दूसरा क्या कहते हैं कलवंजी खाना ठीक हो जाए। आपको सारी बातें समझ आ गई, आप वो थे लेमैन, आप तो साइंटिफिक माइंड के लोग हैं, आप उनको असेस करें, आप उनको असेस करें और उनमें से कंपाउंड, और इट टेक्स टाइम, इसको ईयर्स लगते हैं, ज़िंदगियाँ लगती हैं, तब जाकर कोई एक ट्रीटमेंट। आप फार्मासिस्ट हैं तो मुझसे बेहतर समझते हैं, कोई भी चीज़ एक स्टेप पे फाइंड आउट होकर मार्केट में नहीं आ सकते। प्री क्लिनिकल ये बेसिक है, प्री क्लिनिकल भी नहीं आती है, ये बेसिक में आती है, प्री क्लिनिकल तो उसके बाद में आएगी ना, कब जब कोई चीज़ कंपाउंड आइडेंटिफाई हो चुका होगा उसके बाद उसकी प्री क्लिनिकल, ये अभी बेसिक में आते हैं जी। और कोई क्वेश्चन आपका? अच्छा लगा मुझे आप लोगों का पार्टिसिपेशन, वो भी आइडेंटिफाई ना कि वो किस तरीके से, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, वो अपने टारगेट पे पहुंचे नहीं है, इसी को ही आपने आईवी कर दिया तो वो डायरेक्ट अपने टारगेट पे पहुंच गया। बायो अवेलेबिलिटी आप बढ़ाना चाहते हैं, डोजेज फॉर्म चेंज
वो बेटा मैं वही कहता हूँ, देखें ये काम है मेरा, डोज, बायोअवेलेबिलिटी, एफिकेसी, ये आपका फार्मासिस्ट का काम है, मैं इस काम में इंटरफेयर नहीं करूँगा। मेरा काम यही होगा कि टू फाइंड समथिंग न्यू, टू फाइंड समथिंग न्यू, जहाँ तक मेरी लिमिट है वो, उसके बाद एक्सपर्टीज डिफरेंट शख्स की। हम क्या करते हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा था, हम रिसर्च में रिसर्च एथिक्स पे फोकस नहीं करते। हम रिसर्च में ईमानदारी, ऑनेस्टी सबसे पहली चीज़ है। हम कहते हैं अक्लमंदी, एक्सपर्टीज, डेटा, नो। आपने गौर किया कि मैंने कहा कि हमें अपने एल्डर्स की बात पे रिलाय करना पड़ेगा, उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, क्या वो हमारी बात पे रिलाय नहीं करेगी? अगर हमने कोई चीज़ गलत रिपोर्ट कर दी जस्ट फॉर द पर्सनल बेनिफिट, पूरी नेशन और पूरे जो फील्ड ऑफ स्टडी हम उसको बेटरे कर दिया, उसको रिट्रैक कर दिया, तो वो गलत हो गया। तो रिसर्च में सबसे पहले ईमानदारी। और हाँ, एक और बात, रिसर्च में कोई चीज़ गलत होती नहीं। आपको ये अजीब लगेगा ना, आपने सोचा कि मैंने अगर कलवंजी खाऊं तो जनाब इसका फ़ायदा होगा कि ये इम्प्रूव करेगी, और आपने देखा उसने इम्प्रूव नहीं किया। भाई ये फाइंडिंग इटसेल्फ एक आंसर है। आप सोच रहे थे कि इम्प्रूव करेगी, नहीं हुआ तो ये भी तो एक फाइंडिंग है। आप ये करें कि भाई कलवंजी खाने से कोई इफेक्ट नहीं होता। हम हमेशा क्या करते हैं कि जो मैंने सोचा वैसा ही हो, और हम जब वैसा ही हो कि करने के लिए डेटे को मैनिपुलेट करते हैं, हम कोशिश करते हैं अपनी मर्जी से। तो डिसऑनेस्टी जो है वो सारी चीज़ों को डी शेप कर देती है। रीशेप भी एक और चीज़ है, डी शेप कर देती है, उसको अपने ट्रैक से हटा देती है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी, रिसर्च और बाकी चीज़ों में सबसे पहला स्टेप। पाकिस्तान में सर ये चीज़ें रेयर हैं। जी मैं बता, जी आप बेटा देख, नहीं कोई चीज़ फाइंड होना और आंसर है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई 20-50 एक प्लांट एसेस किए, उनमें से बहुत से ऐसे थे जिनका इफ़ेक्ट था इफ़ेक्ट था और है, लेकिन मैं उसको किसी पेशेंट को नहीं दे सकता। आप पूछे ना कहाँ तक काम हो गया, इसकी कोई हद तो है नहीं, इसकी कोई लिमिट डेस्टिनेशन तो है नहीं। आपने गौर किया कि एक मेडिसिन कल इफेक्टिव थी, आज उसके साइड इफेक्ट है और वो उसको बैन कर दिया। अभी ये हद नहीं है, पीडीआर देखने से वही ना, कोई हद नहीं है। हद नहीं है किसी ये कि रीजनरेशन के लिए जो हमारी मसल इंजरी या फिर ट्रॉमा के लिए, इंजरी के लिए जो रीजनरेटेड कोई भी कंपाउंड है, वो आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि ये वाले आजकल इन रिसर्च हो रहे हैं इस तरह? किसके लिए? इसके पेरिफेरल रीजनरेशन के लिए बच्चे, उसके लिए तो बेतहाशा सूरत हाल है, लेकिन अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं। विटामिन B12 है, विटामिन B12 सबसे बड़े कंट्रोल ट्रीटमेंट के तौर पर, और उसके बाद मैनेजमेंट थेरेपी आती है। एज अ वैसे नहीं आता, लोग क्लेम करते हैं स्टेम सेल्स, लोग कहते हैं फलां चीज़, करक्यूमिन की बात होती है। देखिए करक्यूमिन की बात हुई, और भी बहुत से हैं जो इस वक्त बाय हार्ट में शायद आपको ना बता सकूँ, लेकिन अभी लिस्ट तो है, बट दे आर नॉट द ड्रग ना, दे आर स्टिल compound have been investigated for their potential to have a positive effect on the peripheral nerve, but they cannot be used as a drug, as a medicine yet, because they have to pass through a list of stages, list of steps, after that they will be declared। और हो सकता है भी उनके साइड इफेक्ट भी हों, क्योंकि हम तो एक पैरामीटर देख रहे होते हैं ना कि रीजनरेशन हो रही है, इसके अलावा पता नहीं कितनी चीज़ें खराब कर रहे हैं, हमें तो नहीं मालूम। हम तो एक चीज़ को फोकस कर रहे हैं, मेरा काम एक चीज़ पे है। जब बाकी लोग उसके साइड इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली वाइंड अप होगी, साइड पे होगी। सर स्किन बर्न में अगर रीजनरेशन देखनी हो रैट्स में, तो हम टॉपिकल ही होगा बेटा, टॉपिकल हो, सिस्टेमिक हो। ये देखे ना आपने स्पेसिफिकली क्या एक्शन होगा वो मुझे ज़रा। बेटा आपने अभी मुझसे सवाल पूछा था कि मैसेंजर आरएनए का क्या काम है। देखें आपने रीजनरेशन कहा ना, रीजनरेशन उसको स्टिमुलस भी चाहिए, उसको साथ वाले सेल से मैसेज भी चाहिए, राइट। उसकी जो प्रोटीन सेंसर की मशीनरी है उसको भी मॉड्यूलेट करना है हमने। इसके अलावा उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए, इसके अलावा उसको सेल डिवीजन के लिए एनर्जी भी चाहिए, ठीक। तो ये सारे सिस्टमिक है। आप उस सेल्स को एनर्जी तो नहीं दे सकते ना उसको डिवाइड करने के लिए, जब तक आप उसकी फीड इनटेक और बाकी चीज़ें। इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई पूरी फिजिया, अगर वहाँ इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन से भी तो बचाना है आपने, ठीक। अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन हो जाए तो ट्यूमर बने, उसको भी तो रोकना है आपने। तो एक स्टेप नहीं होगा। एनिमल मॉडल उसका कैसे प्रिपेयर करेंगे, शेप करेंगे? शेप बेटा देखें, आपकी मर्जी है, आप वूंड इंड्यूस कर दें, जिस तरह फार्मेसी में दोस्त करते हैं कुछ, कि आप एक पैच स्किन का उठा लें, एक पैच छोटा सा स्किन का उठा लें, उसका डायमीटर मेजर करना शुरू कर दें। जैसे जैसे रीजनरेशन होगी वैसे वैसे उसका डायमीटर कम होना शुरू होगा, कम होता जाएगा, ठीक। दैट्स वन वे। ये है सिर्फ बिहेवियर एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन बेस्ड। लेकिन आपको मालूम होगा कि जब कोई सेल रीजनरेट कर रहा होगा तो वो कौन से सिग्नल प्रोड्यूस करता है।
आप उसको मोलेकुलर लेवल पे मेजर करें कि क्या वाकई वो सिग्नल इस वक्त प्रेजेंट हैं या नहीं है। कुछ प्रोटीन ऐसी होती है तो हर तरह से वो आप उसको मोलेकुलर लेवल पे हिस्टोपैथोलॉजिकल सार, ये आपकी रिसर्च और रिसर्च की स्टडी के प्लान पर डिपेंड करता है कि आप कोई बात कि आप किस तरीके से, जितना आप डिटेल से किसी क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे उतना ही आपकी स्टडी एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, आई एम सो सॉरी मैंने आप लोगों को बोर किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुश रहें। आप कहाँ से हैं? माइक्रोबायोलॉजी से क्या कर एमफिल ने पीएचडी कर रहा था एमफिल पीएचडी के कौन सा प्रोफेसर? जीशान नवाज साहब। अच्छा ठीक।